दोस्तों, एक तरफ संसद खूब हंगामे के बाद स्थगित हो गई और दूसरी तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं, लेकिन अभी भी बड़ा भाई बनने की कवायद में जुटे हुए हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनको बड़ा भाई बनना है। जब से भाजपा की ज्यादा सीटें आई हैं, तब से नीतीश कुमार ने इधर उधर मौके तलाशने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ ओवैसी और आरपी गुप्ता को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ महागठबंधन पे भी डोरे डाले जा रहे हैं। इधर उनके भाई सतीश कुमार ने नीतीश कुमार की विरासत कौन संभालेगा, उसका भी ऐलान कर दिया है। तो बिहार में क्या कुछ हो रहा है और साथ ही साथ देश में क्या कुछ हो रहा है, संसद क्यों स्थगित हुई, आखिर भाजपा क्या चाहती है, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर है, बेहतर तरीके से बड़े आसानी से सारी चीजें समझा देंगे। कैसे हैं सर? पहले तो हालचाल बताएं और फिर बताएं ये चल क्या रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। मैं ठीक हूँ और देश तो एक रफ्तार से चल रहा है, वो आपको पता ही है। लेकिन उम्मीद कर रहे थे सर आज संसद चलेगी, चर्चाएं होंगी, और ये उम्मीद तो नहीं थी कि संसद आज शुरू होते ही खत्म हो जाएगी, स्थगित कर दी जाएगी। प्रज्ञा जी देखिए, मेरे को 3 दशक से अधिक हो गए हैं पार्लियामेंट को देखते हुए और मैं लग रहा है इतिहास में पहली बार ऐसा है कि इतना छोटा विंटर सेशन रखा गया है जिसमें मात्र 15 15 बैठकें होनी थी और 15 में से एक का दिन तो आज खत्म हो गया। अब 14 बैठकें हैं और 14 बैठकें भी ये होंगी कि नहीं होंगी मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है। देखिए, आपको सेशन लाना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की बाध्यता है, सरकार को लाना चाहिए ताकि आम जन के, जनता के और बाकी जो काम है वो उसमें किए जा सके, जनहित के बिल आ सके। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन सरकार खुद चाहती ही नहीं है कि सदन चले। आपने देखा जिस प्रकार से कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे एफआईआर हुई, तो ये जताता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस को जो मुख्य विपक्षी दल है उसको बाकी पार्टियों से अलग किया जाए ताकि कांग्रेस अपने नेताओं पे एफआईआर का मामले पे हो हंगामा करे और विपक्ष बंट जाए। पहली बात तो विपक्ष को बांटने का ये इनका एक फॉर्मूला था। इसके बाद जिस प्रकार से आज देखा कि विपक्ष बटा ही नहीं और विपक्ष ने उस पे बहुत ध्यान दिया ही नहीं, उस एफआईआर को जैसे इग्नोर कर दिया और ये बहुत अच्छी बात विपक्ष ने दिखाई। लेकिन विपक्ष उसके बाद जो दूसरे बड़े मुद्दे आज देश में चल रहे हैं, आज सबसे बड़ा मुद्दा सर का है। सर के बाद बीएलओ बड़ी मात्रा में जिस प्रकार से आत्महत्या कर रहे हैं, इस मामले पे सरकार को घेरा जाता। इसके अलावा बहुत सारे मामले हैं, ट्रंप का मामला है, दिल्ली में पोल्यूशन का मामला है, दिल्ली में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसका मामला है। तमाम मुद्दों पे घेरने की जो रणनीति विपक्ष की थी, प्रधानमंत्री जी ने उसको एक झटके में खत्म कर दिया। और दूसरा मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं प्रज्ञा जी कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से आज आए पार्लियामेंट में और उन्होंने लंबा वन वे कम्युनिकेशन किया और उन्होंने जिस तरह से भाषण के अंदाज में, उनको तो आदत हो गई जैसे भाषण दिया कि ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, यहाँ डिलीवरी चाहिए और ये चाहिए और ये हारे हुए लोग हैं और इनका पता नहीं प्रधानमंत्री की भाषा को क्या हो गया। ना उस भाषा में संयम दिखाई दे रहा है, ना कोई संस्कार दिखाई दे रहा है, ना ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। हम जो सदन को कवर करते हैं, जब प्रधानमंत्री जी सदन में आते हैं, पहला दिन होता है, तो वो मीडिया से मुखातिब होते हैं। वो अपने मन की कुछ बात बोलते हैं और फिर पत्रकार कुछ एक दो सवाल पूछते थे और 2 मिनट में प्रधानमंत्री जी अंदर चले जाते थे। ये हमने देखा पिछली सरकारों में। पहले तो ये आते हैं अपने मन की बात बोलते थे, ये भी 2 मिनट बोलते थे, चले जाते थे। आज इन्होंने लगभग 10 मिनट तक अपना भाषण दिया और भाषण देने के बाद में इन्होंने इतनी ना किसी पत्रकार की हिम्मत हुई कि वो एक सवाल पूछ ले और ना इन्होंने इंतजार किया और वही भाषण के अंदाज में बहुत बहुत धन्यवाद और कह के निकल गए। तो ये जताता है कि ये कहीं ना कहीं बौखलाहट में है, घबराहट में है और इनको इस तरह से लग गया। संसद तो इसीलिए होती है ना कि विपक्ष जनता के मुद्दे उठाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए तो आपको संसद में चुनकर बुलाया गया है, इसीलिए आपको बिठाया गया है, वो कुर्सी आपको इसीलिए मिली है, लेकिन आप जवाब ही नहीं देना चाहते। ये क्या कारण है सर? अगर एफआईआर पर ये जो बीएलओज की मृत्यु हुई है, आत्महत्या करी है, जो ये
हालत है उस पर बात करना चाहता है विपक्ष, बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ दिल्ली में उस पर जो बात करना चाहता है विपक्ष, ये तमाम मुद्दे वो हैं जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं जिस पर जनता जवाब चाहती है। तो आखिर जवाब देने से दिक्कत क्या है? संसद स्थगित कर दी गई। नहीं, देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट इसलिए है कि वहां पे सरकार अपने बिल पेश लाए, जनहित के कार्य करे, बिलों को लागू करे, ये इसके लिए है। लेकिन ये उसके लिए भी है कि वहां पे विपक्ष अपनी बात रखे, विपक्ष सरकार से सवाल पूछे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देश में चल रही हैं जो बाध्य है सरकार और उनके मंत्री जवाब देने के लिए। एकदम दिल्ली में आतंकवादी हमला हुए, कई हफ्ते बीत गए हैं, आज तक सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, हमले की वजह नहीं बताई गई है, सरकार क्या कर रही है ये नहीं बताया जा रहा है। इससे क्यों बच रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री? तो ये सवाल विपक्ष पूछेगा। इसके अलावा जिस प्रकार से पूरे देश में सर का मामला चल रहा है, आप वोट काटने का मामला कर रहे हैं और इसमें तमाम गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, और इसके अलावा जो बीएलओज है उनके ऊपर इतना आपने भार लाद दिया है कि वो आत्महत्या को मजबूर हो गए हैं। अब ये किसमें विपक्ष तो कह नहीं रहा उनको कि जाइए आत्महत्या करिए, कुछ ना कुछ तो है अगर वो आत्महत्या कर रहे हैं। अरे कोई छोटी मोटी बात हो तो समझ में आता है, एक आदमी जिंदगी अपनी दांव पे लगा रहा है, मौत के मुंह में जा रहा है, तो उसके ऊपर वास्तव में कोई बड़ा दबाव है? तो यहाँ तो कोई रणनीति राजनीति मुझे दिखाई देती नहीं है, उसका तो कोई लेना देना नहीं है, वो किसी सियासी दल का कार्यकर्ता तो है नहीं। अगर उस पर सदन में चर्चा नहीं हो रही है तो सदन में कौन सी बात की चर्चा होगी? आप ट्रंप के मुद्दे पे विपक्ष बात करना चाहता है, आपने टाटा को 42,000 करोड़ का सब्सिडी दिया है, टाटा ने आपको 758 करोड़ रुपया चंदा दिया है, विपक्ष उस पे सवाल चाहता है। तो इन सब सवालों से बचने के लिए प्रधानमंत्री जी विपक्ष को ड्रामेबाजी बता रहे हैं और अपने आप को वो सत्य हरिश्चंद्र साबित करना चाहते हैं कि क्या इससे हो जाएगा? अगर आप सवालों से बचेंगे, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देंगे, उल्टा आरोप विपक्ष पे ही आप लगाएंगे, तो ये न प्रधानमंत्री की गरिमा है और न प्रधानमंत्री की भाषा है। आज हम प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट में जो संबोधन उन्होंने दिया है मीडिया को, उससे बहुत आहत है और लगता है कि प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप उन्होंने आचरण नहीं किया है, मुझे ऐसा लगता है। तो सर चलिए, ये तो संसद की बात रही, स्थगित हो गई है, कल देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप बिहार में जो कुछ हो रहा है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। नीतीश कुमार बड़ा भाई बनने की सारे जद्दोजहद कर रहे हैं, वो अलग बात है, अभी हाथ उनको कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन कोशिश में पूरे हैं। एक तरफ ओवैसी आईपी गुप्ता को अपने पाले में लेने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है बिहार में? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, ये दो प्रदेश ऐसे हैं जो पूरे भारत की राजनीति को प्रभावित करते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी दोनों प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी कहिए या जो गुजरात लॉबी है, वो काबिज नहीं हो पा रही है इन दोनों स्टेट में, वो किसी भी कीमत पे काबिज होना चाहती है। अगर आप बिहार की बात करते हैं, बिहार के संदर्भ में बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि नीतीश कुमार को वो तीसरे नंबर की पार्टी या दूसरे नंबर की पार्टी बना के इस स्थिति में ले आएगी कि वो आरजेडी के साथ जाके भी सरकार नहीं बना पाएंगे, भाजपा के साथ रहना उनकी मजबूरी होगी। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि मुख्यमंत्री वो अपना बनाए। तो नीतीश कुमार ने भी पैंतरेबाजी, राजनीतिक पैंतरेबाजी उनको भी आती है और उन्होंने भी पैंतरेबाजी करी। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री पद हथियाया उन्होंने, उसके बाद फिर बार्गेनिंग शुरू हुई और उसमें यह हुआ कि भाई चलो गृह मंत्रालय उनको देना पड़ रहा, उन्होंने दे दिया। अब जो तीसरी लड़ाई है वो स्पीकर की लड़ाई है, क्योंकि जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी जिस काम में पारंगत है, तोड़फोड़ में, विधायकों को तोड़ने में और सारी जो परंपराएं हैं उनको ध्वस्त करने में, उसको अगर कोई रोक सकता है, उसमें अगर कोई प्रभावी व्यक्ति है, वो है स्पीकर। तो नीतीश कुमार एक तो ये चाहते हैं कि स्पीकर उनकी पार्टी का हो,
जी। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से वहां पे चाहे कांग्रेस के विधायक हों, चाहे ओवैसी के विधायक हों, चाहे बसपा का एक विधायक हो, चाहे तमाम दूसरे दलों के विधायक हों, उनको ये लगता है कि अगर वो 5 साल विपक्ष में बैठेंगे, आज देखिए किसी भी पार्टी में, किसी भी नेता में कोई नैतिकता, सिद्धांतवाद और कोई दूसरी चीजें तो बची नहीं है। सब सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ते हैं, सत्ता के साथ रहने के लिए राजनीति करते हैं। तो ओवैसी के 5 विधायक खुद ब खुद ना टूट जाए, खुद ब खुद सरकार के नीतीश के पाले में ना चले जाए, इसलिए ओवैसी जी ने रस्म-अदायगी कर दी है और उन्होंने कहा कि हम तो नीतीश के साथ हैं, बस वो हमारा विकास कर दें। अरे विकास जी। तो कर ही रहे हैं वो, इससे ज्यादा विकास और क्या करेंगे? वो 10,000 रुपए दे दिया तुम्हें। बात ये है कि वो आप समझ लीजिए कि उनके 5 वो आ गए। इसके अलावा उन्होंने कुशवाहा की पार्टी को भी लगभग कंट्रोल कर लिया है। कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की बात हो गई है, उनके लड़के को मंत्री बना दिया है, तो उनके भी आ गए हैं। बसपा का एकमात्र विधायक है जो वो खुद नीतीश कुमार जी के टच में है। तो ये सारे गुना भाग करने के बाद नीतीश कुमार चाहते हैं कि ये आंकड़ा किसी तरह 100 या 100 के ऊपर पहुंच जाए। 101 तक अगर ये आंकड़ा पहुंच जाता है तो क्या तो हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक दबाव बन जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। ये कवायद नीतीश कुमार कर रहे हैं और इसमें वो कामयाब होते भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अभी भी चिराग पासवान फूक फूक के कदम रख रहे हैं। चिराग पासवान के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 सालों में किया है, चिराग पासवान उस चीज को भी भली भांति समझते हैं। चिराग पासवान जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी दिल्ली में भी और जब चाहेगी पटना में भी उनकी पार्टी को तोड़ देगी, पहले भी तोड़ चुकी है। उनके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। इसलिए चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नीतीश कुमार के संपर्क में है। तो ये सारी चीजें ये है कि नीतीश कुमार बहुत मजबूत स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट ये है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से निपट नहीं पा रही है। और इसके अलावा जो दूसरा पक्ष है नीतीश कुमार का, कि नीतीश कुमार खाली बिहार को ही प्रभावित नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार तो केंद्र में भी प्रभावित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ज्यादा छेड़ाछाड़ी करती है तो वो तोड़फोड़ दिल्ली में भी करेंगे और उनकी पार्टी निश्चित तौर पर टूटेगी। लेकिन जो लोग टूटेंगे उनको राजनीति तो बिहार में ही करनी है, उनको जाना तो नीतीश कुमार के पास ही पड़ेगा, तो बिहार की जनता उनको हाथों हाथ लेगी फिर। तो इसलिए वो इतनी आसानी से नीतीश कुमार का साथ भी नहीं छोड़ सकते। तो यहां सारे इस ट्रायंगल में मुझे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह फंसी हुई नजर आ रही है। दूसरा इसी पर थोड़ा सा प्रकाश अगर हम आप चाहें तो डाल दें उत्तर प्रदेश का भी। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है कि पिछले 11 साल में और 8 साल से जब तक उत्तर प्रदेश में सरकार है, गुजरात लॉबी चाह के भी नहीं घुस पा रही है। और जो हाल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, प्रधानमंत्री हारते हारते किसी तरह बच गए हैं, क्योंकि उन्होंने गंगा मैया की कसम भी खाई थी। गंगा मैया ने उनको बुलाया था, लेकिन गंगा मैया किस तरह से नाराज हुई, श्री राम कैसे नाराज हुए उनसे और नाराज होकर किस प्रकार से उन्होंने उनको हराने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को लेके हाथ है और इन दोनों राज्यों पे ये काबिज होना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। यही बौखलाहट इनको या जो है सारे कदम उठाने पे मजबूर कर रही है। जी। तो सर, स्पीकर की कुर्सी को लेकर जो तनाव है, आपको क्या लग रहा है नीतीश कुमार इसमें सफल हो पाएंगे? कि तनाव नीतीश कुमार का मिट पाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दे चुकी है, अब स्पीकर बचा है, तो स्पीकर आपको लगता है कि नीतीश कुमार के हाथों सौंपेगी? क्योंकि वहां तो बीजेपी का सबसे बड़ा लूपहोल है। देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप देखें गृह मंत्रालय में एक लिमिट तक आप चीजें कर सकते हैं। आप फर्जी एफआईआर कर सकते हैं, आप बुलडोजर चला सकते हैं, जो आपने बैठती अगले दिन चला दिया। आपने देखा कि कई लोगों के घर तोड़ने की बात हो गई है, कई लोगों को टारगेट पे लिया जा रहा है। लिस्ट आ गई है सर, लिस्ट आ गई है। हाँ, लिस्ट आ गई है। बताइए, इतनी जल्दी लिस्ट आ गई, सरकार बने हुए चंद रोज नहीं हुए, लिस्ट आ गई है। तो ये लिस्ट कहां से आ गई? तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है, उनकी जो बुलडोजर प्रणाली है। लेकिन बात यह है कि गृह मंत्रालय से आप इतनी सारी चीजें नहीं कर सकते। यहाँ कई सारी तोड़फोड़ में कई विधायक का निर्णय लेने का काम स्पीकर अपने विवेक के आधार, तो उसका जो विवेक कितना बढ़िया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का,
उसमें तो हमें कोई तबसरा करने की जरूरत है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विवेक तो आप जानते हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपना स्पीकर बिठा दिया तो तोड़फोड़ जो बिहार में आने वाले समय में हो। देखिए, एक तो आप ये निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि बिहार में विधायकों की तोड़फोड़ तो जरूर होगी, होनी भी है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो वो तोड़फोड़ तभी होगी और तभी संभव हो पाएगी जब स्पीकर कुर्सी में बैठ जाएंगे। जी। और वो स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के बनते हैं या नीतीश कुमार इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी को स्पीकर देते हैं, तो ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर बनता है तो नीतीश कुमार भी ज्यादा दिन कुर्सी पे रह पाएंगे मुख्यमंत्री की, मुझे इस पे थोड़ा संशय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिर ज्यादा दिन इनको नहीं रहने दे पाएगी। जी। लेकिन सर, जो दिख रही हैं चीजें, जैसे ओवैसी के विधायक अगर नीतीश कुमार के साथ आते हैं, उन्होंने बोली दिया है, आईपी गुप्ता, कांग्रेस, तो नीतीश कुमार की क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि नीतीश कुमार इस तरीके से तो मजबूत दिखाई दे रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार मजबूत है, मजबूत थे, मजबूत रहेंगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपनी तोड़फोड़ की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार भी रणनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इतने आसानी से भारतीय जनता पार्टी उनको तोड़ पाएगी। इसीलिए तो नीतीश कुमार अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, नीतीश कुमार अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, नीतीश कुमार अपने जो विश्वास पात्र हैं उनको ताकतें दे रहे हैं, उनको ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आप देखिए कि अभी भी उन्होंने 6 मंत्रालय खाली रखे हैं। ये किसको देंगे? ये किसके लिए हैं? तो आप ये देखिए कि बहुत फूक फूक के वो चल रहे हैं और फिर उनको परिस्थिति इस तरह की कभी भी आ सकती है कि उनको आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनानी पड़े और बन जाए। वो इस तरह का गणित लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास नहीं है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2022 में भी आरजेडी ने ही उनकी कुर्सी बचाई थी, और अगर कोई इस तरह की परिस्थिति बनती है तो आरजेडी ही उनकी कुर्सी बचाएगी और भतीजा ही उनके साथ आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। अच्छा, निशांत कुमार को अब राजनीति में आना चाहिए, नीतीश कुमार की विरासत निशांत संभालेंगे, ये भी चर्चाएं अब चलने लगी है, क्योंकि उनके भाई ने ये बात कह दिया कि अब निशांत को आ जाना चाहिए राजनीति में। नहीं, मेरे जो सूत्र बताते हैं प्रज्ञा, वो ये है कि निशांत कुमार जो है राजनीति में आ रहे हैं और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि उन पे वो निशांत कुमार तेजस्वी को अपना बड़ा भाई बोलते हैं। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ, वही आता हूँ उस पे भी। देखिए, निशांत कुमार को नहीं लाना चाहते थे राजनीति में नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार आज भी अगर आप दूसरे नेताओं के मुकाबले में देखेंगे बहुत सिद्धांतवादी नेता है और बिहार में उनकी एक छवि है। तो वो अपनी छवि धूमिल नहीं करना चाहते थे परिवारवाद का ठप्पा लगा के। परिवारवाद के नाम पे ही तो वो लालू प्रसाद यादव के परिवार को घेरते रहे और बाकी दूसरे नेताओं को घेरते रहे, उसमें खुद ही फंस जाए। तो ऐसा वो नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन पिछले 5 से 7 साल से जिस प्रकार से वो देख रहे हैं कि जिसको भी वो कमान देते हैं, जिस पे भी वो विश्वास करते हैं, वही उनके साथ विश्वासघात करता है। और इसका उदाहरण सबसे बढ़िया कुशवाहा जी ने दिया है कि हम अगर किसी और को बनाते हैं, वो हमारी पार्टी तोड़ के छोड़ के भाग जाते हैं। तो इसलिए हमने अपने बेटे को बनाया है। तो सेम स्थिति नीतीश कुमार की है कि नीतीश कुमार को उनके सहयोगियों ने और उनके जो विश्वास पात्र हैं, उनके साथ जो चलने वाले लोग हैं, उन्होंने सलाह दी है कि निशांत कुमार को आगे लाया जाए, इससे पार्टी भी बचेगी और आगे राजनीति भी होगी और आपका नाम भी चलेगा। तो इस पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सहमत हो गए हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में ही या इसी अंत में कुछ समय के बाद वो निशांत भी मंत्री बन जाए या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में दे दी जाए। इस तरह की खबर भी आपको कुछ दिनों के बाद मिलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार अब बहुत संजीदा है अपनी पार्टी को लेके और वो सरकार से ज्यादा संगठन पे अभी ध्यान दे रहे हैं। जी। अच्छा, महाराष्ट्र में सर क्या कुछ चल रहा है? चलिए, तो बिहार की बातें हो गई, लेकिन बिहार में अस्थिरता की खबरें आ रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तनाव की खबरें आ रही हैं गठबंधन और बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ। तो क्या हो रहा है शिवसेना में? क्योंकि एक मंत्री ने बयान भी दे दिया है कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको क्या लग रहा है? देखिए प्रज्ञा जी, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि शिंदे जो है तत्कालीन जो अपने चाणक्य जी हैं, तथाकथित चाणक्य, उनके आंख के तारे हैं।
जी। और जो मुख्यमंत्री बने हैं वो उनकी आंख की किरकिरी है, जिस प्रकार से यूपी में योगी हैं, जी। तो यूपी में केशव मौर्य तारे हैं आंख के और बाबा किरकिरी हैं। सेम स्थिति बिहार महाराष्ट्र में है कि महाराष्ट्र में शिंदे चाणक्य के आंख के तारे हैं और जो फडणवीस हैं वो उनकी आंख की किरकिरी है। तो वो अपनी आंख साफ करते हुए अपने आंख के तारे को लाना चाहते हैं। उसकी कवायद भी दिल्ली से ही शुरू हुई है, क्योंकि दिल्ली में लगता है कि और वो आरएसएस के करीबी हैं। आरएसएस आज बैकफुट पे है। 4 लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद गुजरात लॉबी अपने आप को बहुत मजबूत दिखाई देना चाहती है, बताना चाहती है, दिख भी रही है और दबाव बना रही है आज की डेट में, चाहे वो आरएसएस हो चाहे पार्टी हो। आज पार्टी के ऊपर भी और संघ के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी का वही दबाव हो गया है जो 2024 से पहले होता था। आज संघ कहीं आपको बोलता नजर नहीं आएगा। आज संघ के जो संघ चालक हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आरती कर रहे थे अयोध्या में, अगर आपने देखा हो। तो इसलिए संघ कुछ बोल पाएगा या पार्टी के अंदर से कोई आवाजें उठेंगी, जैसे बीच में मुरली मनोहर जोशी की आवाज उठी थी, बाकी लोग आए थे, तो मुझे नहीं लगता आपको इस तरह की आवाज आपको सुनाई देगी। कुछ दिन तक अब इनका मामला चलेगा। कोई बड़ा ही मामला हो जाता है, जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि अमेरिका से कोई खबर आएगी, वो आएगी कि नहीं आएगी, उससे कुछ इनका मनोबल जो है कम हो जाए तो हो जाए, नहीं तो और कोई परिस्थितियां मुझे फिलहाल नजर नहीं आती है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में आप बड़े बदलाव देख सकते हैं राजनीति में। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ लोगों को बदल सकती है, क्योंकि लगातार लगातार चाणक्य जो है इस कोशिश में है कि महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में अपने लोगों को कमान दी जाए, अपने लोगों को मजबूत किया जाए। भले ही पार्टी का नुकसान है, होता रहे, क्योंकि ये लोग पार्टी का नुकसान कभी नहीं देखते हैं। अगर पार्टी का नुकसान होना है तो होता रहे। आपने देखा 2024 में हुआ, उससे पहले आपने देखा कल्याण सिंह के हटने के बाद राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने, पार्टी को नुकसान हुआ, पार्टी 25 से 30 साल पीछे चली गई, जाती रहे। तो इनको अपने लोगों को काबिज करना है दोनों राज्यों में, इसलिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं। जी। लेकिन सर, इतनी जबरदस्त सरकार चलाने के बाद भी, मुख्यमंत्री अपना बनाने के बाद भी इस तरह की जो बयान आ रहे हैं मंत्रियों के कि चिंता मत कीजिए, एकनाथ शिंदे ही नेतृत्व करेंगे, वही संभालेंगे, तो ये सारी चीजें तो ठीक नहीं है महाराष्ट्र के लिए। नहीं, अब वो ठीक है कि नहीं है उससे किसी को क्या लेना देना। यहाँ ठीक होने के लिए, महाराष्ट्र के लिए ठीक होने के लिए, देश के लिए ठीक होने के लिए, विपक्ष के ठीक होने के लिए थोड़ी सरकार तो चला रहे। इनके अपने हैं ना, इनके अपने ही तो हैं, भले ही आरएसएस से उनका जुड़ाव ज्यादा है, लेकिन है तो इनके अपने। इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं, बनाया, इनके अपने दबाव तो किया। नहीं, इनके अपने तो मुरली मनोहर जोशी भी हैं, इनके अपने तो अडवाणी जी भी हैं, वो कांग्रेस से तो आए नहीं है। इनके अपने तो जो 5 बार 6 बार के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। हरदीप पुरी और वो जयशंकर केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं 3-3 बार से, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिन लोगों को बनना चाहिए वो क्यों नहीं बन पा रहे। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि ये इनके लोगों को नुकसान होगा, इनके लोग अपने ही है, ये है, अपने कुछ नहीं है यहाँ पे। अब आसाम में इनके पास अपने लोग नहीं है, आसाम में इनके पास अपने लोग नहीं है, जो कांग्रेस से आयातित व्यक्ति को आपने सीएम बना रखा है। तो इसी तरह महाराष्ट्र में जो इनकी आंख के तारे हैं उनको बनाया जाएगा। अब आप देखिए ना, फडणवीस आरएसएस के हैं, भाजपा के हैं, पुराने हैं, वो उनको हटा के आप शिवसेना से आए हुए आयातित व्यक्ति को बना रहे हैं, क्योंकि वही आपकी सुनेगा। कई बार फडणवीस आपकी बात को अनसुना कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आपकी बात को अनसुना कर सकते हैं, लेकिन जो डमी है वो मना नहीं कर सकती ना। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे जितने राज्यों में आप गिन लीजिए। तो इनको वो नहीं चाहिए, इनको चाहिए रिमोट कंट्रोल दिल्ली में रहे और खाली डमी वहां रखी रहे, बटन दबे यहां से और फटाक से वहां आदेश चला जाए। इनको वो चाहिए, वो दोनों जगह नहीं हो पा रहा है। मामला ये है, इसीलिए बदलना चाहते हैं, और कोई कारण नहीं है। अपना पराया इनके यहाँ नहीं चलता। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो बहुत कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तमाम खबरों से हम आपको लगातार रूबरू रख रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है हम आपको बताते जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।